नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। फाइनली एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर होता है समाप्त और क्या चेंजेस आपको देखने को मिली है मैथ्स में, रीजनिंग में और साइंस या फिर कह लें जीके के पोर्शन में और करंट अफेयर के सेक्शन में। और सेम एज इट इज़ यही सिलेबस आपके आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में भी है। केवल जीके नहीं रहेगी, केवल 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके एग्जामिनेशन में आरआरसी ग्रुप डी में मैथ्स के सेक्शन में क्या बदलाव देखे जाएंगे और आप कितने अटेम्प्ट आपको करने चाहिए आउट ऑफ 25। 22 कम से कम करने ही चाहिए और 25 आप मैथ्स में कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बदलाव हुए हैं और पूरी की कंप्लीट एनालिसिस जिन्होंने सीबीटी 2 का पेपर दिया है, आप इस वीडियो को देख करके बताएं क्या वाकई ये सारे टॉपिक्स में आपको चेंजेस देखने को मिली। कौन से टॉपिक में आपके कैलकुलेटिव पेपर थे और कहाँ कहाँ आपके टफ सवाल बने हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आपको किस तरह से तैयार करना है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंत तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि रीजनिंग और करंट अफेयर, साइंस और जीके को कैसे तैयार करें, क्योंकि वहां पर भी आपका, क्योंकि मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन आपके साइंस सेक्शन में, जीके सेक्शन में और करंट अफेयर के सेक्शन से कवर होने वाले। तो चलिए साहब, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि मैथ्स में जो आपके पेपर थे एनटीपीसी सीबीटी 2 में, सभी लोगों ने जैसे कहा कि पेपर काफ़ी टफ था, लेकिन याद रखिए ये आपका पेपर टफ नहीं था। तो फिर आप कहेंगे क्या इजी था? तो सभी लोगों ने इजी कहा नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं? चीज़ें समझिए साहब, टफ होती क्या है। अभी पहले 1-2 मिनट रुक जाइए, तब आप कोई भी चीज़ अपना जजमेंट कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिएगा, पर पहले सुन लीजिए। देखिए टफ होता है कि जैसे कोई भी वो टॉपिक अगर सवाल वो पूछ रहा हो आपका कमीशन रेलवे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस की आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड डिस्टेंस की, बोट एंड स्ट्रीम, किसी की भी ले सकते हैं साहब। यहां से क्या आपकी रेलवे ने 3 से 4 कॉन्सेप्ट को आपको यूज किया था? क्या उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में परसेंटेज का भी कंसेप्ट यूज किया? क्या उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट यूज किया? क्या उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट यूज किया? और साथ के साथ उसमें आपका कैलकुलेशन को भी चेक किया एक सवाल में। अगर ऐसा इन्होंने किया होता तब जाकर के आपका पेपर होता टफ। अब तो ये चीजें समझ में आ गई, क्योंकि जब आप सीजीएल मेंस का पेपर दे रहे होते हैं ना, तो ये चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलती है। जब आप क्वेश्चन सीजीएल मेंस के पेपर आप जब देते हैं तब तो फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का मैथ्स का पेपर कैसा था सर? देखिए पेपर को उन्होंने टफ नहीं बनाया था, पेपर को उन्होंने कैलकुलेटिव बनाया था। और इसी चीज को समझने की बात है, एनटीपीसी में यही चीज आपके साथ हुई है और ग्रुप डी में भी यही होगी। और लोगों ने लेवल 6 में गलती की, लेवल 5 में गलती की, लेवल 4 में गलती की, लेवल 3 में भी गलती की और लेवल 2 में भी गलती की है। और उनको पूरा का पूरा एनालिसिस आंसर की मिलने के बाद भी वो वही गलती करते चले गए और ग्रुप डी में भी आपसे वही गलती होगी। अब आपके ऊपर है कि आप इस गलती को कैसे कम करते हैं, कैसे सुधारते हैं और कितना अधिक अपने स्पीड पे काम करते हैं। अब आप, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल पूछा जा रहा है तो कंसेप्ट कम, आपकी स्पीड अधिक और आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। केवल यही मायने रखता है आपका यहाँ पर। आइए साहब बात करते हैं कैसे कैसे सवाल आए हुए थे और कहाँ कहाँ से और कौन कौन से टॉपिक को आपको अच्छे करने हैं ग्रुप डी के लिए। सबसे पहला अगर हम बात कर ले तो आपका परसेंटेज टॉपिक। अब यहाँ इन्होंने सवाल को कैसे टफ बनाया गया है, जहाँ जब वो 10% सवाल पूछ लिया करते थे, 25% पूछ लिया करते थे, आप डायरेक्ट 1/4 1/10 लिख लिया करते हैं लेकिन हुआ क्या एग्जामिनेशन में 56.25%, 73.25%, 36.25% आपका यहाँ पे नंबर इस प्रकार से आपका डिजिट दिया जा रहा था, जो विदाउट आपको सॉल्व किए हुए कैलकुलेट किए नहीं बनने वाले थे वो सवाल। ये था आपका ट्रेडिशन इस बार का पेपर में। साथ के साथ सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना क्या है, परसेंटेज के टॉपिक में, ठीक है। परसेंटेज पूरे टिप पे याद होना चाहिए, चाहे वो 12.5% का हो, चाहे 16.66 हो या फिर आपका 37.5% हो, कोई भी परसेंट हो, ये हर एक वैल्यू आपको दिमाग में एकदम याद होनी चाहिए। साथ के साथ यहाँ पर अब आपको कैलकुलेशन करना है, पर डे क्या करें, कम से कम। देखिए कैलकुलेशन आपका कैसे स्पीड आपकी इंक्रीज होगी एग्जामिनेशन हॉल में, कहीं से भी कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं भाई। कुछ नहीं करें, पर डे 15 मिनट निकालें और 15-20 क्वेश्चन खुद से लिखें। जैसे कि 15.55% इंटू 13.78
को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। 3.7 3.89 कोई भी नंबर ले और उनको मल्टीप्लाई करें 458, यही आपके एग्जामिनेशन में हॉल हुए और इसी प्रकार के आपको डिजिट देखने को मिले थे और इसी को कैलकुलेट करने में टाइम भी लग रहा था। अब जिनकी अच्छी कैलकुलेशन थी वो अच्छे टाइम निकाल ले रहे थे पेपर में और इसी कारण उनके अटेम्प्ट कम हो पा रहे थे और अटेम्प्ट कम हो पा रहे थे। तो जब इनको लेवल 6 लेवल 4 देखने के बाद मिला कि इनका कम अटेम्प्ट हो रहा, तो लेवल 5 और लेवल 3 में इन्होंने क्या क्या अनएक्सपेक्टेड अटेम्प्ट किए विदाउट एक्यूरेसी। और आप देखिएगा जिनके अटेम्प्ट 90 प्लस रहे हैं, 100 प्लस रहे हैं, देखिए मैं हर एक लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी हुआ करते हैं, अच्छे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट को इंक्रीज करने के कारण उन्होंने एक्यूरेसी को ध्यान नहीं रखते हुए अटेम्प्ट किए। तो फाइनल उनका जब वो नंबर बनेंगे तो नीचे आ जाएंगे वो, बिल्कुल ये साफ वाली बात है। तो ये ध्यान आपको रखनी है। तो पहला टॉपिक आपका सीआई आपका क्या हो गया, परसेंटेज। दूसरा जो अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया इस बार एनटीपीसी में देखा गया कि सीआई और एसआई में, हालांकि देखिए सीआई और एसआई तो पेपर टॉपिक जो होता है ये इजी टॉपिक होता है, लेकिन इनको कैसे कैलकुलेटिव बनाया जाता है आपको टीचर्स ने दिखाया है। सेम फंडा इन्होंने क्या किया, परसेंटेज यहाँ पे इन्होंने यूज किया है आपको, ठीक है। 10% नहीं दे दिया रेट इन्होंने, ताकि आप इजिली 1/10 कर ले और 10 को 11 और आप इधर 100 या 121 करते चले जाएं। यहाँ पर भी इन्होंने सेम वही फंडा यूज किया, 56.25% रेट दे रहे थे और या फिर वो टाइम को चेंज कर दे रहे थे, इस बार 8 मंथ दिया। हालांकि देखिए ये सारी चीजें टीसीएस पहले कर चुकी है आपके एसएससी के पेपर में, सीएचएसएल के पेपर देख ले, सीजीएल के प्री के पेपर को देख ले, अगर आप वहां पे सॉल्व किए होते, प्रैक्टिस सेट लगाए होते, तो आपको यहाँ पर नई चीजें कुछ भी देखने को नहीं मिली है एनटीपीसी सीबीटी 2 में। लेकिन देखिए रेलवे के स्टूडेंट नहीं लगाते तो जेन्युइन उनको यही नई चीजें देखने को मिली है। तो पहला तो सीआईएसआई को आपको क्या चेंजेस देखने को मिले, देखिए सीआई और एसआई कोई भी टॉपिक का मैं नाम लूं तो आपको टफ क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, कैलकुलेटिव आपको करना है, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन करना है आपको। और वो कैसे करेंगे आप, तो आपके एसएससी में जो पूछा गया सवाल है, अब ऐसा नहीं है कि आप चले जाए पूरा सीजीएल का पेपर उठा ले, सीएचएसएल का नहीं, आप 10 सेट लगा ले सीजीएल का, 10 सेट लगा ले सीएचएसएल का, बस काम समाप्त हो जाएगा और मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीआई और एसआई का कंसेप्ट, जहां इन्होंने पूछा क्या, एक तो रेट जो दे रहे थे वो परसेंटेज का रेट थोड़ा अच्छा ही वो दे रहे थे, मतलब कि कैलकुलेटिव दे रहे थे परसेंटेज रेट की वैल्यू। दूसरी टाइम ये जो दे रहे थे 8 मंथ दे रहे थे, ठीक है, जिससे लोगों को कंफ्यूजन हो जा रहा था। 6 मंथ का क्वेश्चन दिया था जा रहा था, क्वार्टरली दिया जा रहा था या डेज में 73 डेज ये दे रहे थे, ठीक है, बस इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं था। और एक क्या था आपका सीआई एसआई में, जैसे कि आप अमाउंट एंड प्रिंसिपल का वो जो वैल्यू दे रहे थे और आपसे जो टाइम पूछा जा रहा था, अब यहाँ पे जो अमाउंट और प्रिंसिपल की जो वैल्यू दी जा रही थी वो इजी कट हो जाती थी पहले, लेकिन अभी क्या हो रहा था इस बार कि वो पॉइंट में वैल्यू दे रहे थे 4587 8.76 और फिर प्रिंसिपल की वैल्यू कुछ आपका 3146.87, इस तरह से आपका वैल्यू दिया जाता है, जिसको आपको सॉल्व करने में टाइम लग जा रहा था। बस आपके एग्जामिनेशन में यही हुई। तो क्या आप जब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने सीबीटी 2 का पेपर दिया तो क्या वाकई आपको ये चीजें देखने को मिली या नहीं मिली, ठीक है। आइए साहब, ये आपको काम कर लेना है सीआईएसआई पर। क्या करना है कि जितना अधिक हो सकता है सबसे पहले आप परसेंटेज पे काम करें अपना, ठीक है। और परसेंटेज में आप क्या करें, क्वेश्चन 15-10 क्वेश्चन खुद से लिखें और खुद से बनाएं। और सेम आपको रेशियो वाले टॉपिक को भी अच्छा कर लेना, जितना अच्छा आप रेशियो के साथ खेलेंगे उतना पेपर में आपको आसानी देखने को मिलेगी। आइए साहब, जो आपका फिर से कैलकुलेटिव बना आपका सवाल जो बनाया गया एग्जामिनेशन में, एवरेज से क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। एवरेज भी हालांकि बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। 20 के एवरेज दे दिया जा रहा था और लास्ट 18 के एवरेज दे दिए जा रहे थे, लास्ट 2 डिजिट को जोड़ करके आपसे लास्ट 4 डिजिट का इस प्रकार से आपका एवरेज पूछा जा रहा था, ठीक है। क्रिकेट मैच का दे दिया जा रहा था, बैटिंग बॉलिंग का एवरेज दे दिया जा रहा था, इस तरह के आपके सवाल बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, आपके प्रैक्टिस होने चाहिए थे, तब जाकर के सवाल कर सकते थे। देखिए मैं मैक्सिमम टॉपिक के नाम ले रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे पूछे गए, जहाँ पे लड़के फंसे हैं और आपको भी फंसाया जाएगा ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। तो 3 टॉपिक, परसेंटेज, सीआईएसआई और एवरेज होता है खत्म, रेशियो होता है खत्म। अब आता है आपका बात नंबर सिस्टम में। देखिए नंबर सिस्टम में 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा पूछी गई इस बार, डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल में कोई ऐसे चेंजेस नहीं देखने को मिली, मतलब कोई नई चीजें नहीं पूछी, ये सेम वही चीजें पूछी गई जो एसएससी में पूछ ली गई थी, लेकिन रेलवे के लिए वो नया हो गया था। एचसीएफ एलसीएम आपके सवाल बने हैं और एचसीएफ एलसीएम को इन्होंने कैसे टफ किया आपने देखा है और मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में इन्होंने क्या किया, आपको एक नंबर दे दिया गया 24586 ए वाई या जेड 1 2 और यहाँ इन्होंने पूछ लिया 11 का डिविजिबिलिटी और आपसे पूछ लिया गया ए वाई जेड की। यहाँ पे इन्होंने ए वाई जेड की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे ही पूछ लिया जा रहा था ए वाई जेड का सम बताइए
या फिर AYZ का मल्टीप्लिकेशन बताइए। तो यहाँ से आप क्या कर पा रहे थे कि ऑप्शन से भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, मैथ में आप यूनिट डिजिट का भी कंसेप्ट इस बार यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सिमिलर ऑप्शन आपको मिल जाया कर रहे थे इस बार एग्जामिनेशन में। तो देखिए ये सब सवाल आपके एसएससी में पूछ लिए गए हैं। आप CHSL का पेपर उठा ले, CGL का पेपर उठा ले, तो देखिए इस तरह के आपके डिविजिबिलिटी पूछा गया, मैक्सिमम 11 का पूछा गया आपसे। उसके बाद आपका 9 का डिविजिबिलिटी चेक किया गया आपसे, 8 का डिविजिबिलिटी चेक किया गया आपसे, 3 का डिविजिबिलिटी चेक किया गया। उसके बाद आपका प्राइम फैक्टर्स आपको यूज़ किया गया, जैसे कि 72 दे दिया गया था आपको, 8 9 का ये हो जाएगा फैक्टर, आपको इसका डिविजिबिलिटी चेक कराया जा रहा था। मतलब सिंपल सा था, लेकिन आपके कैलकुलेटिव थे पेपर, ठीक है, इस तरह के सवाल थे। अब आइए साहब HCF LCM में क्या हो रहा था, आपका एग्जामिनेशन में HCF पूछ लिया जा रहा था, और HCF को टफ जब इनको बनाना था तो आपको पता है कि कुछ नहीं कर रहे थे, बड़े बड़े डिजिट दिया जा रहा था, 4 5 7 8 8 5 7 1 3 5 4 2। अब यहाँ पर आपसे HCF पूछ लिया जा रहा था, ठीक है, HCF आपसे यहाँ पर पूछ लिया जा रहा था, और यहाँ करना को कुछ नहीं था, कंसेप्ट इजी था। लेकिन यहाँ पर आपके जब इस प्रकार से नंबर आपको देखने को मिल जा रहे थे 4 5 8 7 3 4 5 8 7 9 2 5, मतलब मैंने एक रैंडम नंबर लिया और यहाँ पर आपको निकालना था HCF। तो कंसेप्ट तो कुछ नहीं था, इसका डिफरेंस निकालना था, और जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस आ रहा था उसका आप क्या करते थे, फैक्टर लेकर के आप वहाँ से HCF निकाल सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर कैलकुलेटिव अब तो हो गया ना आपका पेपर, ये अब आपको इसको डिफरेंस निकालने में टाइम लगेगा, और फिर जो नंबर आएगा उसका भी जो नंबर में डिफरेंस लोगे वहाँ पर भी आपको टाइम लग जाएगा। तो देखिए यही पे थे आपके कैलकुलेटिव, और फिर इसको और कैसे कैलकुलेटिव किया गया, आपसे क्या पूछा गया, HCF जो आपका आ रहा है उस HCF का जो नंबर है उस नंबर का आप क्या करें, सम बताएं, ठीक है, या फिर आप उसका प्रोडक्ट बताएं, ठीक है, उसका गुणनफल बताएं। तो देखिए अगर आप चाहते भी तो ऑप्शन से इस सवाल को नहीं बना सकते थे। समझ में आ रहा आपको चीजें, और ना तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पे। ये रहा आपका नंबर सिस्टम से दो जो मेनली आपके टॉपिक्स पूछे गए हैं। एक तो आपका रिमाइंडर, वही हो गया आपका डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर साथ में रख ले, और फिर आपका HCF LCM वाला, और साथ के साथ आपके लैंग्वेज बेस्ड जो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे कि स्विच वाला बनता है आपका, थैला वाला क्वेश्चन बनता है, इतने नंबर में इतने गार्डनिंग किए गए, फूल लगाएंगे, फ्लावर लगाएंगे, इस तरह के सवाल आपके नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। मतलब HCF LCM का कंसेप्ट के जो नंबर वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से आपके सवाल बने। उसके बाद सबसे अधिक और यहाँ पे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बने हैं, अच्छे सवाल बने, मेंसुरेशन। ये अंतिम टॉपिक में बता रहा हूं, मेंसुरेशन, जहां से आपके 2D से भी पूछा गया सवाल और आपके 3D से भी पूछे गए सवाल। सुन लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं। 3D में आपको सब कुछ पूछा गया, क्यूब भी पूछा इन्होंने, क्यूबॉइड भी पूछा इन्होंने, सिलेंडर भी पूछा इन्होंने, स्फीयर भी पूछा इन्होंने, हेमी स्फीयर भी पूछा इन्होंने कोन भी पूछा इन्होंने, ठीक है, ये पूरा सेक्शन पूछा इन्होंने। इंडिविजुअल भी पूछा और इन्होंने कंबाइन भी करके पूछा। कैसे कंबाइन किया इन्होंने, आपको सिलेंडर दे दिया और साथ के साथ सिलेंडर के साथ आपको कोन दे दिया। कभी इन्होंने क्या किया कि हेमिस्फीयर दे दिया आपका, ठीक है, हेमिस्फीयर में इन्होंने आपको कोन दे दिया, या फिर आपको कोन दे दिया गया था, ठीक है, कोन में आपको हेमिस्फीयर जोड़ दिया गया था। इस तरह के आपके सवाल कंबाइन करके इन्होंने पूछा। अब यहाँ पे और क्या इन्होंने पूछा, तो कुछ भी नहीं पूछा इन्होंने, वॉल्यूम को पूछा, कर्व सरफेस एरिया पूछा इन्होंने, टोटल सरफेस एरिया पूछा, बस, और साथ के साथ आपका डायगोनल, और इनके जितने प्रॉपर्टी है ये यहाँ से आपके सवाल बने। क्योंकि यहाँ पे देखा गया था 2D में आप, अच्छा चलिए 2D में मैं बता दूं आपको, 2D में भी आपको सब कुछ ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल आपको देखना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, रेक्टेंगल, आपका इक्विलेटर ट्राइंगल, हेक्सागोनल ट्राइंगल। हेक्सागोनल से भी पूछा गया और बहुत इजी सवाल पूछे गए भाई। फिर आपके स्क्वायर से पूछे गए, रेक्टेंगल से पूछे गए, ठीक है। ये पूरा आपके इसके जितने भी प्रॉपर्टी है, इनके एरिया हो गए, इनके कर्व सरफेस, इनका पेरीमीटर हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है, ये सब चीज आपको करके जाना है। डायगोनल का खेल होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, जब इनका एल्टीट्यूड पड़ता है तो एल्टीट्यूड उसके बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, या फिर उस जो जब आपने एल्टीट्यूड डाला है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बात कर ले या फिर इक्विलेटर ट्राइंगल में बात कर ले, क्या वो कोन बाइसेक्टर होते हैं या नहीं, मतलब एंगल बाइसेक्टर होता है या नहीं, कोन समद्विभाजक होता है कि नहीं। ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड आपके सवाल पूछे गए थे मेरे साहब, ठीक है। तो ये रहा आपका मेंसुरेशन का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। जितना मैंने कह दिया आपको यहां से सवाल बनेंगे। देखिए मेन जो आपका टारगेट होना चाहिए जो टॉपिक पे, सबसे पहले तो आप ये लिखते चले जाएं, परसेंटेज एंड रेशियो। सबसे बहुत अच्छा करिए इसको, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ इसके ऊपर ही चलता है, परसेंटेज एंड रेशियो के ऊपर ही, ठीक है। फिर अब आप जाइए, इसके साथ आप क्या करें, कुछ स्क्वायर याद करें और कुछ क्यूब याद करें। देखिए कोई ट्रिक ना करें, आपके एग्जामिनेशन में कोई ट्रिक काम नहीं आया ना आएगा,
ना तो आपके पास टाइम बचता है ट्रिक यूज़ करने का। इसलिए स्क्वायर कम से कम तो आप 30 तक याद कर ले, क्यूब कम से कम मैं बोल रहा हूँ 20 तक। लेकिन हालांकि इस बार क्या देखने को मिला एनटीपीसी सीबीटी 2 में, सबसे अधिक देखने जो क्यूब यूज़ हुए सीआई और एसआई में 28 का यूज़ हुआ, 27 का यूज़ हुआ, 26 का यूज़ हुआ, 24 का यूज़ हुआ। तो कोशिश कीजिए कम से कम 30 तक क्यूब याद कर ले और 30 तक की स्क्वायर भी याद कर ले, ठीक है। तो आपका मेन टॉपिक क्या हो गया, परसेंटेज मैंने बोल दिया, रेशियो बोल दिया, CISI बोल दिया, ठीक है, CISI बोल दिया, एवरेज बोल दिया मैंने, मेंसुरेशन बोल दिया, नंबर सिस्टम मैंने, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, और साथ साथ इसके वर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको ध्यान से बोला बनाने। और ये जो टॉपिक है ना, यही जो टॉपिक्स है आपके क्या बने हैं, सवाल कैलकुलेटिव बने हैं। और यही सवाल मतलब यही टॉपिक आपका टाइम कंज्यूम भी किया है एनटीपीसी में, तो सेम आपका यही टाइम आपका कंज्यूम करेगा ग्रुप डी में भी। अब आइए, ऐसा नहीं अब कि आपके एग्जामिनेशन में अलजेब्रा से सवाल नहीं पूछा गया, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं था, पूछा गया था सर, ऐसा नहीं है। मैं अभी उस पर भी आऊँगा। एक टॉपिक को आप और इंक्लूड कर लीजिएगा, जियोमेट्री, यहाँ से भी आपके सवाल पूछे गए थे। हालांकि लोग कम पढ़ते इसलिए ये टफ के श्रेणी में रख दिया जाता है इनको। देखिए क्या पूछा गया ज्योमेट्री से, सिंपल सा प्रॉपर्टी पे सब सवाल थे। सर्कल के जितने भी प्रॉपर्टी है, सर्कल के जितने भी प्रॉपर्टी है, टेंजेंट बेस्ड, ठीक है, टेंजेंट बेस्ड जितने भी प्रॉपर्टी आप देख ले उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो बनता है, इसके जितने प्रॉपर्टी होते हैं यहाँ से पूछा गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पूछा गया, सप्लीमेंट्री एंगल से पूछा गया। और उसके बाद आपके जितने ट्राइंगल बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो एल्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका कोन एंगल बाइसेक्टर हो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, मीडियन का जितनी भी प्रॉपर्टी बनती है सब यहाँ से बस आपके क्वेश्चन बने, ठीक है। तो ज्योमेट्री भी अच्छे से करके चले जाए, आपको थोड़ा टफ लग सकता है। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल अच्छे अच्छे पूछे गए, इजी सवाल थे। हाइट ट्रिग्नोमेट्री से भी, हाइट एंड डिस्टेंस से भी इजी सवाल पूछे गए। हालांकि लास्ट जब 3 का जब लेवल 3 चल रहा था, हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो जरूर अच्छे अच्छे सवाल भी हाइट एंड डिस्टेंस के लगा के चले जाइएगा। देखिए अभी तक जितना मैंने बताया ना, इन टॉपिक पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करिएगा। अच्छे क्वेश्चन करने का मतलब हार्ड नहीं, कैलकुलेटिव। अब ये कैसे मिलेंगे आपको, तो कैसे मिलेगा ये भी मैंने बताया, एसएससी सीजीएल का पेपर और एसएससी सीएचएसएल का पेपर, एसएससी एमटीएस का पेपर। अब पूरा 2015 से 2014 के 2013 के नहीं लगाना, आपको 2018 के लगा लीजिए, 2019 के लगा लीजिए। पर डे अगर 10-10 से मतलब पर डे भी अगर आप लगाएंगे सबके 10-10 लगा लीजिए, तो 30 सेट आप लगा लेंगे, तो और आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा पेपर का, ठीक है, कि क्या आपको ग्रुप डी में चेंजेस देखने को मिलेगी। अब आ जाइए साहब, बात करते हैं टाइम एंड वर्क पे। आपके सवाल आएंगे एग्जाम में, इजी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सन 2 आदमी काम किया, तीसरा लेफ्ट कर गया, चौथा आएगा, ये तीनों मिलकर के कितने दिन में कम कर गया। पाइप एंड सिस्टम से भी पूछा गया, टाइम एंड डिस्टेंस से भी पूछा गया, टाइम और उसके बाद ट्रेन से भी पूछा गया। सिंपल सा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है या आदमी को क्रॉस कर रहा है, तो इसका लेंथ बता दीजिए, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, कोई इतने किलोमीटर पे चल रहा है तो इतना जल्दी पहुंच जा रहा है। तो इस तरह के सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ एवरेज वेलोसिटी भी पूछा जा रहा है। आधे दूरी को ऑटो से कवर किया गया, आधे दूरी रिक्शे से कवर किया गया, आधे दूरी फुट से कवर किया गया, तो इसका एवरेज वेलोसिटी मतलब इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं। कोई आपसे पूछ लिया जाता है कि यूजुअल स्पीड दे दिया जा रहा था, तो आपका टाइम इतना मिनट लग रहा है, तो एक्चुअल स्पीड बताइए या फिर एक्चुअल टाइम बताइए। बस इतने से ही आपके ये सवाल आपके खत्म होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन के। सेम बोट एंड स्ट्रीम भी कर लेंगे आप, इजीली बन जाएंगे आपसे। अब आते हैं बात, ऑलमोस्ट सारा टॉपिक मैंने बता दिया मैथ में, ठीक है साहब, ये आपको करना है। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो आपके कैलकुलेटिव आपको अच्छे से करके चलने हैं, और कैसे करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप, ये एज, ये सब इजी से टॉपिक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आए तो मैंने यहाँ नाम नहीं लिया, तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाएंगे, करके जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ से भी सवाल पूछे गए थे, लेकिन इजी से पूछे। लेकिन जो आपको एग्जाम में फंसाया, कैसे फंसाया और किस तरह से फंसाया गया था सीबीटी 2 में, और कैसे फंसाया जाएगा ग्रुप डी में, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपका यूनिट डिजिट कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है, डीआई से भी सवाल अच्छे पूछे गए हैं। कई स्टूडेंट को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि डीआई में पूछा क्या गया है, ऐसे सवाल भी पूछे गए थे, और बहुत ईजी सवाल भी डीआई से थे, ठीक है। तो एक सवाल आपका डीआई से भी रहेगा। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस दिया है ग्रुप डी के लिए, इतना आपको करना है और अच्छे से अच्छे आपको तैयारी करके चलना है भाई। ग्रुप डी का पेपर है, आसानी से मत लेकर के चलिएगा कि लेवल 6 का वो पेपर था तो टफ पूछा है, ये सेम लेवल मेंटेन करेगा। और मैं आपको बताऊंगा साइंस में क्या आपको बदलाव देखने को मिलेगा, और रीजनिंग में क्या बदलाव की गई है, और कैसे आपको और कैसे अपनी चेंजेस करनी है आपको तैयारी में। और याद रखिए, अब जो आप लोगों ने इतने दिन से तैयारी की है ना ग्रुप डी में,
सच बता रहा हूं भाई, आपको चेंज करना होगा अपना पैटर्न को तैयारी की। और जो बंदा अभी यहां से चेंज करता है ना, या फिर जो एनालिसिस देखते आया एनटीपीसी का और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंजेस किया है, यकीन मानिए यही फाइनल रिजल्ट में काफी मतलब इनका योगदान होगा। और ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जो पहले से तैयारी का कुछ नहीं भाई, देखिए समय के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है ना, बस वही मैं कहना चाह रहा हूं। अपडेट होना पड़ेगा, अपने तैयारी को इसके अकॉर्डिंग लेकर चलना होगा। और जो आपकी तैयारी है उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी लेकर के चलना है, ठीक है। हमें जितना वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए अपने आप को तैयार करना, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन में तो फिर चीजें हमें हल्की ही लगने लगेगी। तो साहब चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, रीजनिंग और साइंस में क्या बदलाव और कैसे तैयारी करनी है। अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वाकई क्या एग्जामिनेशन में ये चीज़ आपको देखने को मिली थी या नहीं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।